नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने एक लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी कहते कुछ है और करते कुछ और है। अपने आरोपों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि मोदी आम सहमति का पाठ पढ़ाते हैं लेकिन टकराव को बढ़ावा देते हैं। सोनिया ने अपने लेख में जिस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है वो है बुलडोजर का एक्शन। उन्होंने आरोप लगाया कि तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और धमकी का अभियान एक बार फिर तेज हो गया है। सोनिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर फिर से सिर्फ और सिर्फ आरोपों के आधार पर अल्पसंख्यकों के घरों को जमींदोज कर रहे हैं। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई में उचित प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया है और कहा कि मजहब के आधार पर सामूहिक सजा दी जा रही है। सोनिया गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर सांप्रदायिक मुद्दा उठाने और झूठ बोलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसे देखते हुए मजहबी आधार पर की जा रही बुलडोजर कार्रवाई हैरानी की बात नहीं है। सोनिया ने यह भी लिखा है कि चुनाव में हार के डर से पीएम मोदी ने उकसावे में सांप्रदायिक बयानबाजी की है और ऐसा कर उन्होंने अपने पद की गरिमा और मर्यादा को पूरी तरह से उपेक्षित किया है। गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने लेख में सिर्फ अल्पसंख्यक लिखा है, किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं किया। सोनिया ने चुनावी नतीजों को पीएम मोदी की निजी, राजनीतिक और नैतिक हार बताया है। दावा किया है कि जनादेश ने मोदी के तमाम दावों को नकारा और विभाजन, कलह, नफरत की राजनीति को भी खारिज कर दिया। सोनिया के इस लेख ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी पलटवार कर रही है। ठोकेंगे इससे जुड़े तमाम सवालों पर ताल। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मुसलमानों पर ही नहीं, जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन सभी पर इस तरह का कुत्सित प्रयास किया जाता रहा है, उस पर उन्होंने कहा है और निश्चित रूप से सही कहा है। श्रीमती सोनिया गांधी को इंडी अलायंस के राज्यों में मुसलमानों पर अत्याचार और दिखाई नहीं देता। बंगाल में एक मुस्लिम महिला को नग्न करके तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इसलिए सड़क पर घसीटा क्योंकि उसने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में मतदान कर दिया था। उस पर जो है पूरी कांग्रेस मौन रहती है। हर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी बातें रख सकते हैं। सोनिया गांधी जी ने भी उसी अधिकार का प्रयोग किया है। देखने के दो नजरिए हैं। अब सोनिया जी क्या मान सकती हैं कि ये कांग्रेस की जीत है या मोदी जी की हार है, लेकिन दूसरा नजरिया है कि जनता ने तय किया कि मोदी जी ही सरकार को चलाए और ये उस रूप से भाजपा की जीत है और कांग्रेस की हार है। तो देखिए, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई सवाल उठाए हैं, कई आरोप लगाए हैं और खास तौर पर अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग सोनिया गांधी की तरफ से बार बार किया गया है। सोनिया गांधी के इस बयान पर आज हम ये बड़ी डिबेट कर रहे हैं, क्या सियासत में मजहब अभी भी जिंदा है? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमानों का पैनल जुड़ने वाला है। कई मेहमान जुड़ भी चुके हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ होंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट से हमारे साथ में होंगे, प्रोफेसर संगीत रागी अब से थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, राशिद शरीफ जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और थोड़ी देर में धीरेन्द्र कुमार एलजेपीआर के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। सबसे पहले के शर्मा जी आपसे, सोनिया गांधी ने एक अखबार में जो संपादकीय अपना लेख लिखा है, उस लेख में वो लगातार ये कह रही है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा धमकी का अभियान तीसरी बार में और ज्यादा तेज कर दिया है। बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़े कर रही हैं। विशाल जी, वास्तविक स्थिति ये नहीं है। वास्तव में जो एलओपी बनते के साथ राहुल गांधी जी की पहले दिन ही जो दो बड़ी विफलता सामने आई, उसको कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं सोनिया गांधी जी। और जो राहुल गांधी का अहंकार है और गांधी परिवार की तानाशाही मानसिकता जो पिछले 3-4 दिनों में देखने को मिली है, वो कहीं चर्चित ना हो जाए और उसकी चर्चा बार बार जो आज हो रही है उसको कवर अप करने के लिए वो कुछ अलग दिशा प्लान कर रही है। सच्चाई क्या है? इन 3 दिनों 4 दिनों में क्या हुआ? जी,
जैसे ही राहुल गांधी एलओपी बने और स्पीकर का चुनाव हुआ, पहले तो ये अहंकार में डूबा गांधी खानदान और कांग्रेस और राहुल गांधी, ये शर्तें लगा के ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। इनकी कोशिश ये थी, हमने तो इनसे सहयोग मांगा था कि आप सहमति दे दीजिए जी, तो इन्होंने शर्तें लगाई पहले दिन कि साहब हम स्पीकर पे समर्थन तब देंगे जब आप हमें डिप्टी स्पीकर का पद देंगे। और इसी अहंकार में डूबे इन्होंने जो चुनौती दिया और जिस हेकड़ी पे ये खड़े थे कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम तो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, तो इन्होंने कैंडिडेट भी खड़ा किया। कैंडिडेट खड़ा किया, बकायदा उसका मोशन मूव हुआ सदन के अंदर और फिर ध्वनि मत से चुनाव हुआ और चुनाव में जो है सत्ता पक्ष जीता और विपक्ष की पराजय हुई। ये जो पराजय थी ये राहुल गांधी के एलओपी के वो फ्लोर जो है लीडरशिप है उनकी, वो उसको फ्लोर को मैनेज नहीं कर पाए अपने और बुरी तरह करारी हार देखनी पड़ी वहां पर और भाग खड़े हुए भगोड़े की तरह डिवीजन नहीं करने दिए। यदि वो वोटिंग करा देते तो समझ में आ जाता कि इंडी गठबंधन कितना जी, कितनी संख्या में वहां पर है। तो पहला तो ये था और दूसरा जो है उस दिन ईडी गठबंधन की जिस तरह धज्जियां उड़ी हैं कि तृणमूल कांग्रेस अलग बयान दे रही है, वो कह रही है साहब हम डिवीजन मांग रहे थे, जयराम रमेश कह रहे हैं नहीं हम तो भाईचारा निभा रहे थे, हम तो वोटिंग नहीं कराना चाहते थे। तो ये जो पराजय हुई थी उसका कैसे बचाव करें, इसके लिए चलिए मैं प्रियंका गुप्ता जी से सवाल लेता हूं। प्रियंका जी, एक बात पूरा जी, आप बात पूरी करिए जी। इसके बाद सेकंड हाफ में जब इमरजेंसी पर प्रस्ताव आया तब आपने ईडी गठबंधन की धज्जियां उड़ती देखी। ये भी राहुल गांधी की विफलता थी। चलिए मैं जवाब कांग्रेस के लोग तो विरोध करने खड़े हुए, प्रियंका गुप्ता जी बगल में बैठे अखिलेश यादव, टीआर बालू, तो तृणमूल कांग्रेस वो समर्थन करते थे। चलिए मैं जवाब लेता हूं। के शर्मा जी कह रहे हैं प्रियंका गुप्ता जी की जो पहले दिन संसद में एलओपी बनने के बाद राहुल गांधी तमाम मुद्दों पर विफल रहे, जो आरोप वो लगा रहे हैं उसको कवर अप करने के लिए सोनिया गांधी ने बयान दिया है। देखिए मैं आदरणीय सोनिया गांधी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा, जिस तरह से उन्होंने इन ज्वलंत मुद्दों को उठाया है, जो ज्वलंत मुद्दे इस देश के हैं उन मुद्दों की बात करी। और इससे पहले भी जब यूपीए चेयरपर्सन रही है तो उन्होंने शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार और भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर ऐसे बिल लेकर आए जो इस देश की जनता को कहीं ना कहीं एक पूर्णता मजबूती प्रदान कर। और आज जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो नीट के एग्जाम का मुद्दा, जिस तरह से आज देश का भविष्य पूरी तरीके से चरमरा गया है, आज युवा अंधकार में महसूस कर रहा है, उसको पूरी तरह से ताकत देने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी हों या हमारे जो अध्यक्ष हैं आदरणीय खड़गे जी, उन्होंने जब नीट एग्जाम पर बात करनी स्टार्ट करी तो उनका माइक बंद कर दिया गया। ये किसने किया? ये तानाशाही की बात अभी कर रहे थे, तो तानाशाही किसने देखा? और लगातार पिछले 10 साल से जो तानाशाही इस देश ने देखी उसी का नतीजा है कि आज घृणा की राजनीति को जनता ने अस्वीकार कर दिया। आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश में इनका सफाया हो गया। हर जगह लगातार आदरणीय जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके खुद के क्षेत्र में उनका जो डिफिसिट का डिफरेंस है वो 1.5 लाख आ गया। और प्रधानमंत्री जी जिन मुद्दों को लेकर आए, पूरी राजनीति उन्होंने जिस मुद्दों को उठाया, कौन से मुद्दे? वो मुद्दे थे कि वो 400 पार का नारा किस तरह से फेल हो गया। आप देखिए किस तरह से जो है उन्होंने कहा कि भैंस पर वोट दे दीजिए, किस तरह से उन्होंने कहा कि आप जो है कमरों पर वोट दे दीजिए, आप मंगलसूत्र पर वोट दे दीजिए। इन सारे मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की कोई गरिमा है? कहा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और भ्रष्टाचार आप देखिए, अयोध्या में भ्रष्टाचार पूरा तैरता हुआ नजर आ रहा है। आप बताइए कि जो 13 किलोमीटर की रोड है उसमें 12 से ज्यादा गड्ढे बन चुके हैं। आज किसी भ्रष्टाचारी के घर पर बुलडोजर चला है क्या? आप पूछिए इनके गठबंधन के एक साथी जो एग्जाम का पेपर कराने में पीएचडी करके बैठे हुए हैं, उनके घर पे क्या बुलडोजर चलाया? इनसे पूछिए कहाँ है वो। चलिए हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी, मैं आता हूँ के शर्मा जी जवाब लूंगा इन आरोपों पर। धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। पूछ लीजिए राहुल गांधी की एलओपी सीट पे तो पूछ लीजिए, राहुल गांधी की असफलता एलओपी सीट पे तो पूछ लीजिए क्या हुआ उनका, क्यों पराजय हो गए उनके, कहाँ चली गई रणनीति, कहाँ चली गई रणनीति? पेपर लीक पे हम बोलना चाहते हैं, आप भाग रहे हो भगोड़े की तरह। और कल आओगे लौट के, कल आओगे सोमवार को लौट के आओगे, डिबेट करोगे राष्ट्रपति अभिभाषण पे ही। चने के झाड़ पे चढ़ तो गए, उतरना नहीं आता आपको। आप लोगों ने फिर नाक रगड़ के आओगे राष्ट्रपति अभिभाषण पे बात करोगे, राष्ट्रपति अभिभाषण पे ही बहस करोगे। एक दिन आपने सदन का बर्बाद किया है, करोड़ों रुपए देश का बर्बाद किया है अपने अहंकार के लिए। भ्रष्टाचार हो रहा है, अपने अहंकार के लिए राहुल गांधी ने बर्बाद किया एक दिन का समय।
सोमवार को आओगे उसी पे बहस करने के लिए। परीक्षा पे चर्चा क्यों नहीं राष्ट्रपति भाषण पे ही करोगे, उसी नियम से करोगे। लेकिन राहुल गांधी का अहंकार चूर चूर होगा। ये ऐठ नहीं चलती, ये सदन है। गांधी कांग्रेस पार्टी में ऐठ चलती है, यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ कोई ऐठ नहीं चलेगी। ये संसद है, ये संसद है, लोगों का घर तोड़ी हो जाता है। इससे ज्यादा कोई वक्त नहीं है। इस देश में यहाँ भी अभी 99 सीट है केवल आपके पास, 99 भारतीय जनता पार्टी अहंकार दिखा रहे हैं बैठ के, चुनौती दे रहे हैं, विपक्ष लड़ेगा, चुनौती दे रहे हैं बैठ के, ब्लैकमेल करेंगे। हाथ में लेकर शपथ ली है। बिल्कुल आपको सही रास्ते दिखाया जाएगा, वही रुतबा वही रोज, सही रास्ता तो आपको जनता ने सही दिखा आपको दिया। जो है रास्ता और मिलेगा। आपके अगर आंखें नहीं खुली है तो आप अभी राजनीति करते 99 करते पूरी सीट तरह से में 100 निपट की जाएंगे। नहीं पहुंची है मैडम। अरे हम 100 की सीट नहीं पहुंचे, आप कितने आप कम हो गए कितने आपको जीते पता हो? है? आपका जीत का आप डिफरेंस कितने क्या था? जीते हो? आदरणीय 10 प्रधानमंत्री जी करोड़ को 1.5 लाख हो वोट गया हमसे पीछे और हो। आदरणीय राहुल गांधी जी 3,90,000 वोटों 10 से करोड़ जीते। वोट हमसे पीछे हो आप। अमेठी है। थोड़ा आत्ममनन करके देखो। चलिए मैं फिर आप लोग के पास आत्मचिंतन लौटता हूँ। करने की के शर्मा जी जरूरत और प्रियंका जी, मैं आपको फिर है। आपके पास जिस तरह लौटूंगा। से हमारे साथ आप धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, एलजेपी आर के प्रवक्ता, और अनुराग भदौरिया भी जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी, राहुल गांधी की विफलता पे चलिए पर्दा मत मैं डालिए। लौटूंगा। के शर्मा जी, प्रियंका गुप्ता जी, मैं फिर आऊंगा आप लोग के पास। धीरेन्द्र कुमार जी, सोनिया गांधी ये बयान दे रही हैं कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा धमकी का अभियान तेज हो गया है और बीजेपी शासित राज्यों में अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। क्या ये सही है? विशाल जी, सबसे पहले तो अल्पसंख्यक है कौन? कांग्रेस के विचार से अल्पसंख्यक तो वही है जो इनको वोट कर सकता है। 84 के समय में सिखों के साथ जो इन्होंने किया अत्याचार, वो तो अल्पसंख्यक थे नहीं। कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार कांग्रेस ने किया, वो तो अल्पसंख्यक थे नहीं। और अगर वोट के नाम पर भी अल्पसंख्यक अगर मानते हैं किसी एक वर्ग को, तो उस दौर में सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों पे हमले हुए, चाहे वो भागलपुर के दंगे हो, चाहे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं विशाल जी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन इनको तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना। अल्पसंख्यक वही होगा जो इनको वोट करेगा। सुविधा के अनुसार में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और मुस्लिम हिंदू के दंगे करवाने का सबसे अगर किसी के समय में रहा है तो वो बीच में आप ना बोले। माप जी जब बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा। एक एक जी, अपने शासन काल को सोनिया जी भूल जाती है। तुष्टीकरण की राजनीति इनका होता है। और सब देखिए कि अभी चुनाव से पहले इन्होंने ओबीसी कितने हैं सेक्रेटेरिएट में सचिव, इसका नारा इन्होंने लगाते रहा। समाजवादी पीडीए करता रहा। लेकिन जब कांग्रेस के किसी को नेता उन्होंने बनाया, विपक्ष के लोकसभा अध्यक्ष के लिए अगर नामांकित किया तो उसमें के सुरेशी का नाम किया। लेकिन एलओपी जब बनने की बारी आई तब कहां चले गए थे ओबीसी समाज के लोग, तब कहां चले गए अल्पसंख्यक समाज के लोग, तब इनके जो नारे थे पीडीए के वो कहां चले गए। चलिए अनुराग भदौरिया जी से मैं जवाब लेता हूं। अनुराग जी, 10 सेकंड और लूंगा। जी जल्दी से। बदनाम करने के लिए इन्होंने कहा कि हमारे माइक बंद कर दिए गए। कैसे कैसे नैरेटिव बनाए जाते हैं सो मैं समझा रहा हूँ। दूसरी बात है कि उनके पास जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई स्विच नहीं होता है माइक बंद करने का, इस तरह से कहा जिस तरह से ईवीएम में इनको ओटीपी नजर आता। बिल्कुल। तो भाई जब बुद्धि तंग है ना तो सियासी जंग नहीं। चलिए अनुराग भदौरिया जी, धीरेन्द्र कुमार ये कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं सोनिया गांधी और पूरा अपोजिशन। देखिए, जब सही कह रहे हैं, जब बुद्धि तंग हो तो फिर ऐसी बातें करेंगे। भाई पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, पार्लियामेंट को ऑर्डर में रखने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट के अंदर में जो कोई अपनी बात कह रहा है उसकी बात जाए, उसका माइक बंद ना हो। ये सुनिश्चित करने का काम किसका होता है? सरकार का होता है। ये तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, जब किसी के साथ अन्याय हो जाए क्या किसी राज्य में तो कहेंगे मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं हो, तो दरोगा नहीं सुनता तो हम क्या करें? तो फिर दरोगा ऐसा रखा क्यों जो तुम्हारी सुन नहीं रहा है? कमाल की बात करते हैं। देखिए सवाल ये है, अहंकार की बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता। अहंकार किसको कहते हैं? अहंकारी। आज नीट के एग्जाम को लेके 25 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। करोड़ फैमिली आज किस तरह से परेशान है, उस पर चर्चा हो जाए तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी ने एनटीए का जो इन्होंने उसकी जो इसको बॉडी बनाई थी एग्जाम करने वाला, उसका चेयरमैन कैसे विदेश भाग गया? इनके यहाँ सारे विदेश कैसे भाग जाते हैं, अमेरिका कैसे चले जाते हैं? इनके यहाँ जाने कैसे दिया जाता है? नीरव चौकसी तो भाग जाता है,
यहाँ पे क्या नीरव मोदी तो भाग जाता है, मेहुल चौकसी तो भाग जाते हैं, विजय माल्या तो भाग जाते हैं, ये भी दूसरे वाले भाग गए। अरे सब भाग ही जाते हैं क्या? तो फिर आप खाली हल्ला मचाने के लिए हैं। किसी चोर को आप यहाँ पकड़ नहीं पाते हो, कहते हो तो विदेश भाग गया। कमाल की बात कर रही है। ये नीट के एग्जाम में भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के भी एक चचा हैं इनकी पार्टी में, और उनका भी एक विधायक का नाम आ रहा है, उसके बारे में ये बोलना नहीं चाहते। क्यों बोलेंगे भैया? चूंकि ये फंस रहे उसमें। और फिर इसको, और अहंकारी किसको बोलते हैं पता है आपको? एक बार सदन में एक दिन में 78 विधायक को निलंबित कर देना, सस्पेंड कर देना, इसको बोलते हैं अहंकारी, इसको बोलते हैं तानाशाही, इसको बोलते हैं संविधान खतरे में। दूसरों की सरकार गिरा देना। मध्य प्रदेश में इन्होंने सरकार गिराई, जनता द्वारा चुनी सरकार गिराई इन्होंने मध्य प्रदेश में। इसके पहले जिसे आपने देखा क्या इन्होंने गोवा में किया था, इसी तरह से लगातार महाराष्ट्र में इन्होंने तो पार्टियां तोड़ के सरकारें बदल दी। ये भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर में अहंकार में डूबी हुई पार्टी है। जनता से इसे कोई लेना देना नहीं है। और तीसरी बात आपको बता दें, सही रास्ते पे तो जनता ने कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, बिल्कुल सही रास्ते पे कर दिया है। और थोड़ा बहुत बचा है, अब अगली बार में 40 सीटें आएंगी। अनुराग भदौरिया अहंकार का आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। बात पूरी कर लूं अनुराग जी, मैं आता हूं, फिर आता हूं। मैं पूरी बात कर लूं, मैं आता हूं, फिर आता हूं। मैंने प्रॉपर मौका दिया, समय दिया तो हमें थोड़ा दे दो। अनुराग जी प्रॉपर मौका दिया। देखिए आप ये नहीं कह सकते हैं। आप देख लीजिए, थोड़ा और दे दो। 30 नहीं, मैं फिर आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से आऊंगा। एक राउंड सबका हो जाए, मैं फिर आऊंगा। नहीं आ रहे 30 सेकंड में क्या? जल्दी से बात कह दी, जल्दी से अनुराग की बात कर रहे हैं। अनुराग जी जल्दी से। मैंने कहा कि सही रास्ते पे तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को कर दिया है, 240 पे ला दिया है। अभी भी इनका दिमाग कुछ गड़बड़ाया है। अब 40 पे कह रहे, मुझे 40 पे लाओ। 240 बहुत दे दिया जनता ने। हमको 40 पे कैसे आना है? हमको अब शब्दों का इस्तेमाल करना है। अनुराग जी मैं जवाब लेता हूं। प्रोफेसर संगीत रागी जी, 40 पे लाओ मुझे। चलिए अनुराग जी, मैं फिर आऊंगा। अभी के शर्मा जी आपके आरोपों पर जवाब लूंगा मैं उनसे। फिलहाल प्रोफेसर संगीत रागी जी ये कह रहे हैं कि सरकार अहंकार में है। अनुराग भदौरिया ये आरोप लगा रहे हैं, और सोनिया गांधी कह रही है अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है एनडीए 3 सरकार में। देखिए, सोनिया गांधी ये अल्पसंख्यक को इसलिए ला रहे हैं क्योंकि उनको एक जीत का चस्का थोड़ा सा लगा है। इस चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक, जिसे हमने शुरू में कहा था, एक वोट जिहाद जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शुरू हुआ था, वो वाकई काम किया है। और कांग्रेस पार्टी को एक बड़े विकल्प के रूप में मुस्लिम मतदाता जो पहले छोड़ करके कांग्रेस चला गया था, वो कांग्रेस पार्टी की तरफ मुड़ा है। अब उसको सोनिया गांधी कंसोलिडेट करना चाहती हैं। और आपको याद होगा कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तब तक इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है। 10 साल में नरेंद्र मोदी ने आरक्षण नहीं बदला। 10 साल में पिछली दफ़ा उनको 303 सीटें थी, वो चाहते तो बिल्कुल संविधान संशोधन कर सकते थे, नहीं किया। लेकिन झूठ और फरेब की राजनीति जो है वो कांग्रेस ने चलाया, और वो चल भी गया, स्वाभाविक है। बिहार में आरक्षण का ऐसे ही नारा इनके एक दूसरे साथी ने फरेब में चलाया था, वहाँ पर वो चल गया था, तो यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर भी चल गया है। सोनिया गांधी मुसलमानों के वोट को अपने पक्ष में कंसोलिडेट करती हैं, क्योंकि उनको कर्नाटक में मिला, उनको तेलंगाना में स्वाद लगा, उसके बाद उन्होंने देखा कि उत्तर प्रदेश में ये काम किया। दूसरी बात, मैं इससे इतर जाना चाहता हूं। सच तो यह है कि हिंदू बहुल देश में मुसलमान, जिसे कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक कहती है, वो मुस्लिम मूलता है। इसीलिए अल्पसंख्यक आयोग जब बनाया कांग्रेस पार्टी ने, तो उसका चेहरा मुसलमान हुए। 20 करोड़ आबादी वाली कोई संख्या अल्पसंख्यक नहीं होती है। और जो सरतन से जुदा करने के नारे सड़कों पर खुलेआम लगाते फिरे, अभी मैं एक देख रहा था कल वीडियो आसाम में, एक मुस्लिम उठ करके पुलिस को मारने के लिए डंडा से लौट रहा है, और फिर कह रहे हैं कि वहां खतरे में है भाई, उस पर अत्याचार हो रहा है। संदेश खाली में कौन अत्याचार किया? हिंदू महिलाओं पर मुसलमानों ने अत्याचार किया। एक नहीं, कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिसमें मुस्लिम अतिवादी हिंदू महिलाओं के साथ जबरन बदतमीजी नहीं करते हैं, हिंदुओं को धमकाया नहीं जाता है मुस्लिम बहुल इलाकों में। लेकिन फिर भी इस देश में कांग्रेस पार्टी कहती है कि नहीं, तो यहाँ पर तो अल्पसंख्यक खतरे में है, और भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आती है तो उनको एकजुट करने के लिए सोनिया गांधी ये बयान दे रही हैं। क्या आप सहमत हैं? ये नहीं कह रहे हैं, संगीत रागी कुछ अलग कह रहे हैं।
संगीत रागी कह रहे हैं कि मुसलमान जो है वो रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस के लिए इस देश के अंदर। संगीत रागी कह रहे हैं कि हिंदुओं को इन मुसलमानों से जो कि बड़े वायलेंट है नेचर में बचने की जरूरत है। संगीत रागी के हिसाब से मुस्लिम माइनॉरिटीज में होने ही नहीं चाहिए। संगीत रागी की किताबें, संगीत रागी के लेख, संगीत रागी के आर्टिकल्स, संगीत रागी की स्पीचेस सिर्फ इस्लाम और इस्लामोफोबिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। आप पढ़िए इनकी किताबें, मैंने पढ़ी हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो ये इस्लामोफोबिया एक सेकुलर देश में नहीं चलेगा, ये पहली चीज हो गई। दूसरी बात, हमारे मित्र के शर्मा जी ने बात की थी, साहब डर गए और हार गए। पिछले कुछ दशकों से मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा, पार्लियामेंट के अंदर एक प्रथा थी। वो प्रथा इसलिए थी कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले, मित्रतावश चले, और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वजह से पार्लियामेंट का काम ना रुके। तो निर्णय यह होता था कि मिलजुल करके एक नाम पे स्पीकर चुन लिया जाएगा, एक नाम पे डिप्टी स्पीकर चुन लिया जाएगा। स्पीकर क्योंकि संख्या बल हमेशा रूलिंग पक्ष का ज्यादा होता था, उसका हो जाएगा, और डिप्टी स्पीकर अपोजिशन को मिलेगा। यह हमेशा एक प्रथा पिछले कुछ दशकों से थी। लेकिन अहंकार पर श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने निश्चय किया, हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, हम अपोजिशन को न्योता नहीं देंगे, हम अपोजिशन के साथ कंसेंसस नहीं करेंगे, हम दोनों पोजीशंस पे लगे रहेंगे, हम अपने हिसाब से पार्लियामेंट चलाएंगे, और जो होना है होने दो। तो इसको जीत और हार नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है सत्तारूढ़ पार्टी का अहंकार। चलिए, राशिद शरीफ भी हमारे साथ जुड़े हुए। राशिद शरीफ जी, एक प्रतिक्रिया में राशिद शरीफ की लेता हूं, उसके बाद फिर के शर्मा और प्रियंका गुप्ता। राशिद शरीफ जी, अल्पसंख्यकों को लेकर क्या कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है? क्या अल्पसंख्यकों को डरा कर रखना चाहती है कांग्रेस? अल्पसंख्यकों को डरा के रखने की जरूरत नहीं है सर, वो डरने वाले भी नहीं हैं। अभी जो संगीत रागी जी जो इतने ज़बरदस्त मुसलमानों के बारे में बताए हैं कि मुसलमान है सो लोग हैं सो औरतों को छेड़ते हैं, डेली सुनते हैं, डेली देखते हैं, वाह क्या बात है भाई साहब। इस तरीके से अगर ख्याल रखें, नहीं, अभी मैं सुना, मैं आपको विशाल जी, अभी मैं सुना, उन्होंने सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। उन्होंने बंगाल के केस का उदाहरण दिया, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, बात करेंगे मुसलमानों के खिलाफ अगर बात करेंगे तो ये महसूस करना कि यहाँ पे राशिद शरीफ भी बैठा हुआ है। आप ये महसूस करना कि यहाँ पे राशिद शरीफ खाली का उदाहरण दिया था, बस मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। आपकी नीति, मुसलमानों को उसमें मत जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री आपके सुनिए विशाल जी, आपके प्रधानमंत्री आपके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री होने के साथ साथ आपके प्रधानमंत्री हैं। बाल ठाकरे की है, उसको पलटा देते। पूरे मुसलमान जानते हैं कि ऐसा उनका त्रिशूल निशान था, वो पलटा देते, उनका ऑफिस है। इतना जुल्म, इतना झूठ। अरे यार ये बता, आप मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या बात है वो सिर्फ बीफ की बात है, वो समझो वो बात को, बीफ की बात है। यहाँ के लोग नहीं खाना, बाहर के लोग खाना, इतनी झूठ बोलते हैं आप। अरे आपका प्रधानमंत्री है, आपके मुख्यमंत्री है, योगी साहब है, सो खाली मुसलमानों के पीछे बुलडोजर लिए कि चले, बुलडोजर दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई काम नहीं है। मस्जिदों के पीछे चले, मदरसों के पीछे चले, हाँ घरों के, मुसलमान के घरों के पीछे चले। क्या बोलते अवैध घर है? अरे भाई साहब बना कैसा, क्यों बना, क्या बना, लाइट आया, नल आया, वहां पे सब चीज आए, कैसा आया वहां पे बताइए, ये सब चीजें कैसा? मैं जवाब लेता हूं राशिद शरीफ जी। आप ऐसो बस अपनी, चलिए मैं जवाब लेता हूं राशिद जी, जवाब लेते के शर्मा जी, के शर्मा जी, एक राउंड में बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगे हैं, बहुत सारे सवाल आपसे पूछे गए हैं, और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर एक्शन अल्पसंख्यकों को देखकर किया जा रहा है। राशिद शरीफ ये कह रहे हैं मस्जिदों को गिराया जा रहा है या फिर उनके घरों को गिराया जा रहा है, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। 100% सही आरोप लगा रहा हूं। राशिद जी एक एक कर, राशिद जी एक एक कर, के शर्मा जी की बारी है। लेकिन यदि कोई मुख्तार अंसारी के अवैध संपत्ति को गिराए, अतीक अहमद के यानी अवैध संपत्ति को गिराए, तो गलत क्या है? राशिद शरीफ उसका वकालत करेंगे क्या? भाई ये कौन था मुख्तार अंसारी? एक क्रिमिनल, एक माफिया। अतीक अहमद कौन था? इससे तो मुसलमान समाज भी परेशान था। खैर मैं उस पे नहीं जाऊंगा, उस बात पे। मैं एक रागी साहब ने जो बात कही, ये भैया आपका ही है, आप ही का है। मुख्तार अंसारी की बात आप ही मातम मनाने गए थे, अतीक अहमद की बात नहीं कर रहा हूं। आप ही मातम मनाने गए थे वहां पर। मैं अतीक अहमद की बात, चलिए राशिद जी एक एक कर, राशिद जी एक एक कर, आपकी बात हो गई। वही आइडियल है, वही आइडियल है। राशिद जी इस तरह से नहीं, के शर्मा जी की बारी है, मुझे और मेहमानों के पास जाना है। के शर्मा जी आप अपनी बात पूरी करिए। साहब की एक बात जो कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को रिझाने की बात, तो विशाल जी एक चीज समझिए, अभी अभी जो है वायनाड में
चुनाव होना है, प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना है, वहाँ उपचुनाव, वहाँ कम्युनिस्ट इनका विरोध कर रहे हैं, मुस्लिम लीग साथ दे रहे हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ मुसलमान ही है। तो सोनिया गांधी जी को इसलिए मुस्लिम प्रेम बहुत आएगा, क्योंकि उनको किसी तरह से प्रियंका गांधी को वहाँ जिताना है ना। एक अभी यहाँ पर कम्युनिस्ट के नेता बड़े बयान दे रहे थे, परंपरा सिखा रहे थे, तो इनसे पूछिए केरल में स्पीकर किसका है और डिप्टी स्पीकर किसका है। इनसे पूछिए तमिलनाडु, इसमें कर्नाटका में स्पीकर इन्हीं का है और डिप्टी स्पीकर भी इन्हीं का है। तेलंगाना में स्पीकर इन्हीं का है, डिप्टी स्पीकर भी इन्हीं का है। तो वहाँ परंपराएं नहीं याद आ रही, वहाँ क्या है, वहाँ अहंकार नहीं चल रहा है। अनुराग जी आप तीसरी बात, आपने लखनऊ में 21, मैं अनुराग जी को नहीं लखनऊ में, अरे भैया बंद कर यार, मकानों पे चिल्लाता बेकार का। अनुराग जी देखिए, हर जगह बीच में चिल्लाने की आदत जी नहीं बोले। अनुराग जी उनके पास तो आधार कार्ड था, अनुराग भदौरिया जी, आप सभी के बीच में पेन नंबर भी था, अनुराग जी राशन भी दे रहे थे, उनसे अनुराग जी देखिए, प्रियंका गुप्ता जी भी बैठी हुई हैं, वो सभी की बातें सुन रही है। मैं उनसे सवाल पूछूंगा अपने टाइम पर। नहीं अनुराग जी इस तरह से नहीं, के शर्मा जी आप बात पूरी करिए, उसके बाद मुझे प्रियंका गुप्ता जी से सवाल लेना है। के शर्मा जी मकानों की भाई नहीं, इसीलिए अनुराग भदौरिया को चैनल वाले उठा के भगा देते हैं, मकान में बुलडोजर चला कर भगा देते हैं इसको, इसीलिए डिबेट से भगाते हैं इसको, फिर भी इसको शर्म नहीं आती है। अरे बीच में बोलने की आदत दिया भैया, इसीलिए उठा के भगाते हैं। 33 सीटों पे ला दिया। आप सुनिए, चलिए अनुराग जी देखिए, आपसे निवेदन है, आप इस तरह से देखिए, आप लगातार हमारे साथ डिबेट का हिस्सा बनते हैं, लेकिन आप फिर भी नियमों का उल्लंघन करते हैं इस तरह। अनुराग जी आपके पास मैं आऊंगा, आपके बीच में कोई भी नहीं बोला, जब आपने अपनी बात की आपके बीच में कोई नहीं बोला। अनुराग जी इस तरह से नहीं, आपके बीच में किसी भी पैनलिस्ट ने नहीं बोला। नहीं नहीं, मैं आपके पास में आऊंगा इस तरह से। आप कंडक्ट नहीं करेंगे। के शर्मा जी की बारी, उसके बाद प्रियंका गुप्ता जी से मैं सवाल लूंगा। के शर्मा जी आप बात पूरी करिए। अरे मैं जवाब तो दे दूं। अरे आपसे सवाल जब पूछा जाएगा तब जवाब दीजिएगा। अनुराग जी मैं आपके पास आऊंगा। के शर्मा जी रहने दे भैया, तेरी कोई काहे चिल्ला रहा है बीच में? जवाब दे रहा हूं, 2100 मकान तोड़ दिए। मैं आऊंगा आपके पास। अनुराग जी नहीं, देखिए इस तरह से नहीं। के शर्मा जी आप बात पूरी करिए, मैं चाहूंगा के शर्मा जी की आवाज सामने है, उसके बाद प्रियंका गुप्ता जी का सवाल लेना है। नहीं, मैं विशाल जी बस वही बात कह रहा था। देखिए इस समय वायनाड में चुनाव है, जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, सबको पता है, तो इस समय मुसलमानों की जो है तरफदारी तो सोनिया गांधी करेंगी ही। लेकिन अभी इन्होंने एक कहा अनुराग जी ने कि भैया सदन चलाने की जिम्मेदारी जो है सत्ता पक्ष की। मानता हूं मैं सत्ता पक्ष की, लेकिन क्या विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि ट्रेजरी बेंच के ऊपर चढ़ के नाचें? विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि स्पीकर के मुंह पे जो है पेज यानी पुस्तक फेंक के मारें, माइक तोड़ें, बेल पे चढ़ के हंगामा करें, बेड़ में घुस के? कल जो है, कल के दिन कितनी शर्मनाक दिन थी, कोई कुछ नहीं कहेगा। कितना शर्मनाक दिन था। विपक्ष की फिर बात ये कहां से जनता क्या की हो बात गया? करता है। विशाल जी इनका मुंह बंद कराइए। विपक्ष तो नीट की आवाज इसको बवासीर हो जा रहा है, पता नहीं कैसे। अनुराग जी देखिए, मैं आवाज उठाता है, अनुराग भदौरिया जी समस्याओं की, अनुराग भदौरिया जी की आवाज उठाता है। अनुराग भदौरिया जी देखिए, आपको जब मौका मिले आप तब बोलिए ना। आप पूरी डिबेट याद दिला रहा हूं। इन्होंने कहा नहीं, इन्होंने डांस करने दिला रहे हैं, आप जबरदस्ती मौका खींचना चाह रहे हैं अपने पास, और भी मेहमान चुपचाप इंतजार कर रहे हैं। दबाने की कोशिश करते हो यहाँ पे, तो इंडिया गठबंधन में प्रियंका गुप्ता जी भी कांग्रेस पार्टी में है, वो अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। अनुराग जी आप कम से कम प्रियंका जी से सीखिए प्लीज, और भाषा की मर्यादा बनाकर। के शर्मा जी, अरे मैं तो बता रहा हूं, मैं तो जनता की आवाज की बात कर रहा हूं। उनका के शर्मा जी आप अपनी बात लास्ट कंप्लीट करिए, मुझे प्रियंका जी से सवाल लेना, आपके सवालों पे जवाब लेना है। मुझे बोलने, विशाल जी मेरे तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं ये, मेरी तो बात ही नहीं होने दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अभी उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की, बिल्कुल मानता हूं मैं, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन चलाना, लेकिन विपक्ष की क्या जिम्मेदारी है कि वो ट्रेजरी बेंच में चढ़ के नाचे, स्पीकर के मुंह में पुस्तक फेंके, माइक तोड़े, बेल में नाचे। कल क्या हुआ राज्यसभा में? पूरे स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार राज्यसभा में प्रतिपक्ष का नेता बेल में खड़ा होकर खड़गे साहब चिल्ला रहे थे। कितना शर्मनाक दिन था ये। चलिए, उच्च सदन है जी, आज के खड़गे साहब कोई 1-2 दिन के नेता नहीं है, 80 साल से ज्यादा के नेता है, लेकिन वो बेल पर आके नाच रहे। मैं इतना ही केवल कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए, इतना ही बात कहना चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम नीट के, भाई राष्ट्रपति अभिभाषण था, उसमें स्वयं राष्ट्रपति महोदय ने नीट की चर्चा की है। आप खुल के चर्चा करते, जितना बोलना है बोलिए, लेकिन केवल राहुल गांधी अपने अहंकार में डूबे हुए
तो अपने अहंकार के लिए उसने कल पूरा दिन बर्बाद किया। और मैं आज कह रहा हूं ये वापस लौट के सोमवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक दिन जो बर्बाद हुआ है और राहुल गांधी के अहंकार के कारण करोड़ों रुपए का नुकसान किया है। के शर्मा जी, मैं प्रियंका गुप्ता जी, देखिए दो बड़े मुद्दे यहाँ पर के शर्मा ने उठाए हैं। पहला ये कि सोनिया गांधी इसलिए अल्पसंख्यकों का बयान दे रही क्योंकि वायनाड में चुनाव होना है और वहां कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट चाहिए, और दूसरा सरकार नीट के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और आपके पास पूरा मौका था संसद में उस मुद्दे पर भी अपनी बात रखने के लिए, लेकिन हंगामे की भेंट संसद चढ़ा दिया आप लोगों ने। विशाल जी, अभी शर्मा जी नाचने की बात कर रहे थे, तो मैं इनको ये बता देना चाहती हूँ कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें, क्योंकि प्रधानमंत्री जब मुजरे की बात करते हैं तो यहाँ ये नाचने की बात करते हैं। लेकिन इस बार मैं इनको बता दे रही हूँ कि ये जनता देख रही है। और इनको मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, शर्मा जी और राठी जी दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ, ये बताएं कि अमेठी में कितने % हिंदू रहता है और कितने % मुसलमान रहता है। ये बताएं कि अयोध्या में कितने % हिंदू रहता है, कितने % मुसलमान रहता है। हम जीत क्या है वहां से, जवाबदेही बनती है। आप इस तरह से झूठ बोलकर यहाँ जनता को बरगला नहीं सकते। आप जिस तरह का झूठ फैला रहे हैं ना, उसकी जगह नहीं है देश में। और आप ये बताइए क्यों जीत के आए हम वहां? क्या हिंदुओं ने हमें वोट नहीं दिया? आप देश के जनादेश का अपमान करते हैं जब इस तरह की बातें करते हैं। आप इस देश के उस गांव गरीब किसान और महिलाओं का और युवाओं का अपमान करते हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है। कम से कम अपनी नहीं तो उनकी तो मर्यादा रखा करिए आप, उनकी तो मर्यादा रखा करिए आप। और हकीकत यह है कि इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर मुंह नहीं खुल रहा, मणिपुर पे मुंह नहीं खुलता। क्यों माइक बंद कर दिया आपने जब परीक्षा पे आपको चर्चा करनी थी? परीक्षा पर चर्चा तो 1-1 घंटे करते हैं। अगर आप इतनी चर्चा पेपर लीक पे कर लेते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और आज अगर आपको हम साथ मिलकर ये बात लगातार कहते रहे कि हम साथ मिलकर चर्चा चाहते हैं, प्रियंका जी, प्रियंका जी मुझे लगता है बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग नहीं तैयार हो रहे हैं चर्चा के लिए। वो तो चर्चा के लिए तैयार हैं, बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि आप लोग हंगामा कर रहे हैं। कौन सी चर्चा के लिए तैयार है? माइक बंद करने की क्या जरूरत थी आपको? आप ये तानाशाही करेंगे यहाँ बैठ के? इस बार हम जनता ने बहुमत के साथ हमें भेजा है। नहीं के शर्मा जी, ये तो मैं बताता हूँ। के शर्मा जी बताइए। सड़क हो चाहे वो संसद हो चाहे वो बेल हो, हर जगह पहले तो मैं इनको एक चीज जवाब दे दूं, ये बार ये हिंदू मुसलमान गा रही है ना, इस तरह की भाषा का मैं प्रयोग। हाँ, आपकी नाच में अभी आपको बताता हूँ नहीं किस तरह नाचते हैं आप वहाँ पर सदन के अंदर में, नाचते ही है वहाँ पर बेल के अंदर। कल बोला है, स्पीकर ने बोला है, स्पीकर को कहना पड़ा है। यही आपकी वहाँ करतूत रही है। इस तरह की भाषा बेल के अंदर क्या करते हैं जनता पार्टी की भाषा बन चुकी है। आप भाषा मत सिखाइए मैडम। देखिए हम सभी से कहते हैं कि सभी मर्यादित शब्दों में रहकर इस बहस में आगे बढ़े। खैर फिलहाल के शर्मा जी आप जवाब दीजिए। बैठे नेता को, आपके नेता की भाषा है, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। ये टंचमाल किसकी भाषा है? ये टंचमाल किसकी भाषा थी? शर्म आती है क्यों नहीं बोलते? दिग्विजय सिंह की भाषा है ये टंचमाल। प्रियंका जी शर्म आती है? प्रियंका जी देखिए हम डिबेट से दूसरी दिशा में जा रहे हैं। प्रियंका जी और के शर्मा जी, प्रियंका जी देखिए आपने जो सवाल पूछा, नहीं प्रियंका जी, मैं के शर्मा जी आप ही से मैं जवाब ले रहा हूँ। प्रियंका जी आपने जो सवाल पूछा, प्रियंका गुप्ता जी आपने जो सवाल, नहीं प्रियंका गुप्ता जी सुनिए, प्रियंका जी आप सुनिए, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब लेने दी। आपने कहा नीट पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार नहीं है, सरकार कह रही है वो चर्चा के लिए तैयार है। के शर्मा जी आप बताइए आप तैयार हैं कि नहीं? माइक क्यों बंद किया? पहले इसे पूछे। चलिए के शर्मा जी का जवाब आने दीजिए। के शर्मा जी मानते हैं नहीं, मैं बिल्कुल, लेकिन एक बात पहले बता दूं प्रियंका जी, ये भाषा न सिखाएं। इन्हीं के नेता टंचमाल बोलते हैं लड़कियों को। दिग्विजय सिंह की शब्दावली सुन लीजिए, फिर इसके बाद समझाइएगा। क्या समझाइएगा? भाषा के संस्कार बाद में हमें सिखाइएगा, पहले अपने मुद्दों पर रहते हैं। मैं सबसे आप आपको बता, विशाल जी प्रियंका जी जवाब आने दीजिए। नीट का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। नीट का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर है, न्यायालय में भी चल रहा है, सरकार भी कार्रवाई कर रही है, लगातार आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। हम उस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। यदि हम नहीं चर्चा करना चाहते तो हम राष्ट्रपति अभिभाषण में उसका उल्लेख भी नहीं करते। हमने उसका उल्लेख किया है, बाकायदा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, जवाब भी देंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उससे भाग क्यों रहा है? उससे भाग ये रहे क्योंकि जब ये सवाल तो उठा रहे हैं, जब जवाब मिलेगा तो इनकी कलई भी खुलेगी ना। अशोक गहलोत की सरकार में कितनी पेपर लीक हुए,
27 से ज्यादा बार वो भी तो खुलेंगे, कौन उसके दोषी थे वो भी खुलेंगे, तो उसके इनको पता है सब क्या होने वाला है, लेकिन इसीलिए जवाब से भाग रहे हैं। दूसरी बात, मुस्लिम और हिंदू की बात करने वाली, एक मिनट भैया बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए। हिंदू और मुसलमान की बात करने आई है, नहीं हिंदू और मुसलमान की जो आप बात करते हैं, देखिए आप जो सवाल उठाए उसका जवाब आने दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लूंगा दोबारा। ये आप ही लोग हैं, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कहने वाले आप ही लोग हैं। और वायनाड के अंदर राहुल गांधी भी कांग्रेस का झंडा नहीं लगा रहे थे, मुस्लिम लीग का झंडा लगा के चुनाव लड़े, मुस्लिम लीग का झंडा पर चुनाव लड़े, सारे पूरे केरल ने देखा इसको, कांग्रेस का झंडा लगाने की हिम्मत नहीं थी आप लोग की, आप वो तुष्टिकरण की है। मुसलमान क्या कहते हैं राहुल गांधी कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, ये आपकी तुष्टिकरण है। आप खुद कहते हैं कि राहुल गांधी ने बयान दिया है, और जो है वायनाड के अंदर में आपने अपना झंडा नहीं लगाया, मुस्लिम लीग का झंडा लगा के लड़े हैं आप हमें हिंदू मुसलमान सिखा रहे हैं, सनातन को गाली बकते हैं, डेंगू मलेरिया बोलते हैं आप लोग, ये आपकी हिंदू मुसलमान की सद्भाव है, और आप हमें सिखा रही हैं यहाँ पर हिंदू मुसलमान। चलिए विचार किया इस बात का? राजनीति कौन करता है? कैसे हो गई सनातन धर्म डेंगू मलेरिया? कपड़ों से जो है दंगलियों की पहचान कौन कर लेता है? समूल नाश कर देंगे। करता है? चलिए मैं फिर आऊंगा के शर्मा जी, प्रियंका गुप्ता जी, अनुराग भदौरिया जी से मैं अगला सवाल लूं। उससे पहले एक मिलिंद देवड़ा का एक बयान मैं सुनाना चाहता हूं, क्योंकि वो कांग्रेस से रहकर बीजेपी में आए हैं, उन्होंने क्या कुछ बोला है, इस बयान को सुनिए, फिर अगला सवाल अनुराग भदौरिया से। Narendra Modi ji is only the second Indian to be sworn in as Prime Minister of India for 3 consecutive terms. The first being Pandit Jawaharlal Nehru exactly 62 years ago in 1962. In the last 10 years alone, Prime Minister Narendra Modi ji has seen, and I will count down, 6 Prime Ministers of Pakistan, 5 Prime Ministers of the UK, please, 4 Presidents of Sri Lanka, 3 Presidents of the USA, 2 Presidents of France. So, sir, मोदी जी का अभी भी पूरा 5 साल का कार्यकाल बाकी है। अनुराग भदौरिया जी, देखिए सोनिया गांधी ने अपने लेख में यह भी लिखा था कि ये प्रधानमंत्री की नैतिक हार है, लेकिन मिलिंद देवड़ा के अगर उदाहरण को हम देखें कि किस तरह से पंडित नेहरू के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और आसपास के भी उदाहरण दे, तो ये नैतिक हार कहां से है? तो ये तो उनकी जीत हुई है, सरकार में है। देखिए सुन लीजिए, जब इस देश के अंदर में किसान, युवा बेरोजगारी से आत्महत्या करने लगे, महंगाई से लोगों की कमर टूट जाए, किसान को यहाँ के रास्ते में कील काटी बिछाए जाए, किसान को खालिस्तानी बोला जाए, किसान की इनकम दोगुनी ना हो और लोग परेशान हो, महिलाओं को रोड पे घसीटा जाए, मणिपुर की बेटियों के साथ अन्याय हो, एक दिन में 78 सांसद पार्लियामेंट से निलंबित हो जाएं, और आप इसको क्या बता रहे हो? ये इसको क्या कहोगे आप? और उसके बाद जनता आपको 240 पे ले आए, 400 के नारा देने वाले को, इसको क्या कहोगे आप? भारतीय जनता पार्टी बैसाखी पे आ जाए, जो आप बता रही थी नहीं हम देश नहीं वर्ल्ड की बड़ी पार्टी हैं, और वो सरकार बनाने के लिए गिड़गिड़ाने लगे कि भैया हमें कोई सपोर्ट करो, हमें सत्ता में आना है, और आप कह रहे हो कि यार वो जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो बुरी तरह हारी है, और हारी नहीं है, माने हारी नहीं है, अब वो पैदल चलने लायक भी नहीं बची है, वो दूसरों के सहारे टिकी हुई है। अब जो सहारा खिंच जाएगा तो गिर जाएंगे। अब सहारे पे चलने वालों को आप कह रहे हो कि यार वो बहुत हारे नहीं है, हारे तो है ही ना। जिस अयोध्या में इन्होंने राजनीति शुरू की प्रभुराम के नाम पर, उस अयोध्या में इनको प्रभुराम नहीं भगा दिया, हरा दिया, वहां पे हार गए। ये चित्रकूट हार गए, प्रभुराम की बात करने वाले को रामेश्वरम हरा दिया, इनको बुरी तरह से हरा दिया, नासिक इनको हरा दिया। अरे प्रभुराम ने इनका साथ छोड़ दिया, क्यों? जनता ने इनका साथ छोड़ दिया, प्रभुराम के बच्चों ने इनका साथ छोड़ दिया, तो इनके साथ है कौन? अब ये खाली बड़बड़ करते रहते हैं। प्रभुराम का नाम तो ले रहे हैं, प्रभुराम इनके साथ है ही नहीं। प्रभुराम ने तो हरा के भेज दिया, बोले रे भाई हम आपके साथ नहीं है, झूठ जुमलों के साथ हम नहीं रहेंगे। आप विकास की बात करते हो, मंदिर में पानी टपकने लगा, आपने मंदिर बनाया, कहते हैं मंदिर बना रहे हो, पानी टपक गया उसके अंदर में। अयोध्या की रोडें टूटने लगी, पहले लोग कहते थे पेड़ के नीचे खड़े मत होना, पेड़ गिर जाएगा, अब लोग कहते हैं पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, लेकिन पुल के नीचे मत खड़े होना, पुल तो कभी भी गिर जाएगा। बीजेपी के सरकार में पुल गिरता है, जैसे बनता है वैसे ही गिर जाता है।
आप कोई सोचो, पूछने वाला नहीं है आपको देखा वहाँ किस तरह पर। से गिरा, लोग किस तरह से कोई घायल हुए, पूछने एक लोग वाला की मौत नहीं है। हुई, एयरपोर्ट भी गिरा ही ना आपका। तो जिस सरकार में आना एयरपोर्ट चाह गिरने रहे लग थे, जाए, रोडें धंसने लग जाए, मंदिर चूने लगे, वहां करप्शन कितना है सोचो आप। प्रभुराम आपके साथ कैसे रहेंगे? प्रभुराम ने कहा नहीं, हम इनके साथ नहीं है, इनको अयोध्या ही हरा देते हैं, झंझट खत्म। और इनको अब ये जबरदस्ती प्रभुराम कर रहे हैं। अरे प्रभुराम तो अब हम लोग के साथ हैं और हम लोग से कहते हैं आशीर्वाद आपके साथ है। अच्छा। आप लोग काम बढ़िया कर रहे हो, आप जनता का कब काम जाएंगे करते हो, अनुराग इसलिए मेरा भदौरिया जी दर्शन आशीर्वाद जो है, करने? अभी 543 में 37 सीट हो। अनुराग भदौरिया जी मंदिर कब जाएंगे दर्शन करने? आप हल्ला मचाइए। अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे प्रभु श्री राम जी नहीं, आपके साथ हैं, 543 तो आप हो। मंदिर कब जाएंगे दर्शन करने? आप तो 33 में ही हो, 33 में। यूपी में 33 कितनी में, आप सीटें आई? बधाई दो 240 मुझे, में। गणित नहीं बधाई पढ़ा दो है कि क्या? यूपी में आप हारे हो। गणित नहीं पढ़े थे क्या? अरे यूपी की तो बधाई दो नकल कि करके यूपी में पास हारे हुए हो, हो। जहां आप लंबी नकल करके लंबी पास आप हुए वहां हो। पे माहौल बना रहे थे, मार्केटिंग इवेंट कर अरे रहे ये थे। देश अब के मुझे चुनाव बधाई है। दो कि उत्तर यूपी प्रदेश का में आप चुनाव हारे हो, था, एक्सेप्ट करो 2022 उत्तर प्रदेश में आप हार गए हो। आपको मान दिखाया लो था अपनी औकात हार, आपको। नहीं मानोगे हार। सरकार तब यूपी तो में 80 हमारी पे ही है। 80 ला रहे थे आप। पूरे देश का चुनाव है। अरे सरकार भी गई, अब वहाँ अब क्या पर सरकार जो है, बची अभी है? क्यों अब खाली 37 नाम सीट मात्र और की बची है, सब 543 तो हार ही गए। सारी 10% विधानसभा हार, भी कितनी नहीं हो। विधानसभा हारे हो पता है आपको? कितनी और हम विधानसभा हारे हो? 240 है, 37 और में गणित कितनी नहीं विधानसभा पढ़ना हार आता हो गए? तो अभी प्राइमरी में भर्ती अरे हो जाओ। भैया विधानसभा हार किसी गए आप, किसी साढ़े प्राइमरी 300 स्कूल में विधानसभा भर्ती हार होकर गए हो गणित पढ़ लो आप। पहले। आप 50 सीटें बची समझो आपकी। अरे आप अरे जो भैया, चुनाव तुम्हारी तो परिणाम हैसियत आया है, नहीं है उसके 80 हिसाब के से ऊपर सीट 85 लड़ने सीटें की। अब आपकी बचेंगी बस। हमें मत सिखाओ आप। 50 सीटें आप आएंगी, तो 50 80 सीटें सीट लेके भी नहीं लड़ बैठना पाते, विपक्ष में। 60 सीट लड़े विपक्ष हो। का नेता भी नहीं बन पाओगे अब तो उत्तर 543 प्रदेश में के आपकी अंदर। हैसियत हालत आपकी केवल जनता ने चलिए कर दी है। चलिए अनुराग जनता भदौरिया ने जी के जनता साथ ने ही फिर आपके पास लौटेंगे। संगीत रागी जी भी हमारे और साथ आप जुड़े, जो प्रोफेसर लंबी संगीत लंबी रागी बातें जी। थी, बुलडोजर जो आप अन्याय कर रहे थे बुलडोजर का, वो आपके जनता ने वोट के माध्यम से चलिए आपके प्रोफेसर बुलडोजर संगीत करा रागी जी, दिया। बुलडोजर, आप फटफटाते सोनिया घूम रहे गांधी हो। भी इस आप शब्द का फटफटा रहे हो, इस्तेमाल कर रही हैं, आपके अनुराग आप भदौरिया भी यहाँ पे बुलडोजर तो शब्द का चलेगा इस्तेमाल ही। कर रहे हैं। बुलडोजर क्या पॉलिटिक्स का एक नया हिस्सा बन चुका है? सोनिया गांधी ये आरोप लगा रही कि बुलडोजर का एक्शन तेज हो गया है अल्पसंख्यकों के खिलाफ। रागी साहब देखिए बुलडोजर सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं चला है। जो भी गलत काम किया है और जो भी इलीगल संपत्ति को अवैध तरीके से अपना घर बनाया है, उसके खिलाफ बुलडोजर चला है। एक तो कहा जाता है ना, चोरी भी और सिनाजोरी दोनों तो नहीं चल सकती। आप डकैती भी करो और अतिक्रमण करके अपना महल भी बना करके रखो तो सरकार तो तोड़ेगी ही तोड़ेगी। और वो सरकार ने अच्छा काम किया है। अच्छा लगा कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से सुन करके कि कम से कम बीजेपी को जनमत का सम्मान करना चाहिए। कांग्रेस आज तक जनमत का सम्मान नहीं कर रही है। आज भी कहती है कि ईवीएम के सहारे हो गया है। अरे भाई, अब तो कम से कम कह दो, अच्छी बात है। और खड़गे जी को बेल में आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा क्योंकि वो राहुल गांधी के प्रति इतने बुजुर्ग आदमी को अभी भी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ रही है सोनिया गांधी के प्रति। ये बहुत हैरानी और दर्दनाक कहानी है कि 80 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति को 50-52 साल के एक नेता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए आना पड़ रहा है, नेतृत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। एक बात और कहना चाहूँगा, देखिए सरकार तो अपने ठीक ही तरीके से चल रही है। नैरेटिव आपने क्या बनाया? नैरेटिव बनाया झूठ और फरेब का कि आप सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो आरक्षण खत्म हो जाए। नरेंद्र मोदी ने 10 साल में तो कभी नहीं कहा था। एक एक व्यक्ति को कभी आकर के उन्होंने न कहे, न घोषणा पत्र में कहा गया था। तो ये जो फरेब था, जिसके लिए जॉर्ज सोरेस की फंडिंग थी, जॉर्ज सोरेस और वहां से सत्यनारायण पित्रोदा, ये जो बाहरी ताकतें थी जो देश को चुनाव को प्रभावित करने की बहुत इच्छा रखती थी, 2019 में कैम्ब्रिज एनालिटिका का प्रयोग करने की कोशिश किया गया था, वो नहीं संभव हो सका था। विवेक श्रीवास्तव जी, पुलवामा के राष्ट्रभक्ति में ये सब खत्म हो गया था, लेकिन इस बार वो जरूर काम कर गया, जातिवादी चीजें काम कर गई। विवेक श्रीवास्तव जी, विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप रहा, जनमत का सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। संगीत रागी ये 2 आरोप लगा रहे हैं। जी, संगीत रागी उससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि साहब अगर अवैध संपत्ति है तो बुलडोजर चलना चाहिए। 2-3 सवाल जो मैंने आप ही के चैनल पे भी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग थी तो मैंने उठाए थे। पहली चीज, इस देश की सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हो, अवैध संपत्ति बनने क्यों देती है? इसका कोई उत्तर है इनके पास? क्योंकि सरकार क्यों अलाउ करती है अवैध संपत्ति बनना? चलिए साहब, अब वो संपत्ति बन गई किसी की, तो आप सिलेक्टिव क्यों हैं? आप एक विशेष धर्म विशेष
उसके ऊपर ही बुलडोजर चला करके क्यों मैसेज देना चाहते हैं? बुलडोजर बाबा नाम कहां से आया? इस नाम की मार्केटिंग क्यों की गई और क्यों दिखाया गया कि एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी को हम सप्रेस करेंगे? इसके क्या उत्तर है इनके पास? तीसरी बात, आप बुलडोजर चलाने वाले हैं कौन? यहां चलाए ना सैनिक फार्म में जाकर के दिल्ली के अंदर बुलडोजर, बड़े बड़े मेंबर पार्लियामेंट्स के फार्म हाउसेस बने हुए, चलाएं बुलडोजर। छतरपुर से लेकर के गुड़गांव तक का हाईवे, दोनों तरफ फर्नीचर के अवैध शोरूम बने हुए हैं, चलाएं बुलडोजर। यह बुलडोजर किस पे चलाते हैं? जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती के दिन एक क्राइसिस हुई और जो परमिसिबल लिमिट है उससे ज्यादा बड़ी तलवारें लेकर के मस्जिद के सामने लोग गए, तो उसके बाद अचानक एमसीडी सो के जग जाती है भारतीय जनता पार्टी और बुलडोजर आ जाते हैं और कहते हैं साहब हम तोड़ेंगे। और किसको तोड़ने चले? जूस वाला, पंचर वाला, चाय वाला, इस तरह के लोगों की दुकानें तोड़ने की कोशिश करी। कॉमरेड वृंदा करात को हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जा करके इमरजेंसी में ला करके लाना पड़ा। बुलडोजर पे हम खड़े हुए, धीरेन्द्र कुमार जी जुड़े हुए। धीरेन्द्र कुमार जी, सिर्फ माइनॉरिटी, धीरेन्द्र कुमार जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं सिलेक्टिव है बुलडोजर की कार्रवाई, यानी सोनिया गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। छोटी सी टिप्पणी, जल्दी से प्लीज, और छोटी सी टिप्पणी। ये वही सीपीएम और सीपीआई की सरकार है जिसने बांग्लादेशी मुसलमानों को वोट बैंक के लिए बसा करके जिहाद के नारे को बुलंद करवाया। ये और बात है कि वही जिहादी लोग हैं, इनके खिलाफ चले गए। टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लो, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। कैसे कम्युनिस्ट पार्टियों ने इस देश के साथ गद्दारी की है, पश्चिम बंगाल को किस प्रकार जिहादियों के हाथ में छोड़ दिया। चलिए ठीक है संगीत रागी जी, मैं आगे बढ़ता हूं। धीरेन्द्र कुमार जी, विवेक श्रीवास्तव कह रहे हैं कि सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। देखिए ये क्या बोलते हैं, धर्म देखकर आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ये तो नैरेटिव सेट करते रहते हैं रोज बैठ करके, लेकिन सबसे जरूरी बात ये है ना विशाल जी कि अपोजिशन को भी पोजीशन में रह के काम करना पड़ेगा। ये पुरानी वाली सरकार तो है नहीं मनमोहन सिंह जी वाली कि सामने में आए राहुल जी और बिल फाड़ दिए। आपको नियम से चलना पड़ेगा, सदन के नियमों से बंधा हुआ रह के ही आपको काम करना पड़ेगा। और ये दूसरों की कह रहे हैं बात कि आप लोगों कमजोर सरकार बनी है। हम लोग तो पहले से गठबंधन में करके आए हैं और नारा आप लोग क्या लगा रहे थे कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, और तीसरी बार हम देश के लोगों ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। और जो 3 चुनाव में भी 100 का आंकड़ा नहीं पार कर सके, ऐसी पार्टी बोल रहा है कि ये सरकार कमजोर सरकार है। मुझे तो हास्यास्पद लगता है कांग्रेस के लोगों को। और समाजवादी पार्टी का हमारे मित्र है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि भाई आप जिनके साथ बैठे हो ना, नेताजी उन्हीं के समय में जेल गए थे, इनके डीएनए में इमरजेंसी है। चलिए धीरेन्द्र कुमार जी, के शर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, संगीत रागी जी, प्रियंका गुप्ता जी, राशिद शरीफ जी और विवेक श्रीवास्तव जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त इतना ही है।